है, एक्सिस के लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे है, वहां पे आपको ये डॉट्स दिए हैं, मतलब आपको समझना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। और एक्सिस के राइट साइड पे आप जितना भी रीजियन कंसीडर करोगे, तो उसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखो तो ये क्रॉस साइन दिया है, मतलब दैट इज परपेंडिकुलर है, जिसका लेंथ एल है, इसको मूव करवा रहे हो विथ वेलोसिटी वी। बताओ मेरे को किसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ? यस, इट्स अ मोशनल ईएमएफ, क्योंकि आप ये स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है, उसका मोशन करवा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। आई कैन डिवाइड दिस स्क्वायर कंडक्टिंग लूप इन 4 पार्ट्स। ये फर्स्ट साइड हो गया जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है। सेकेंड पार्ट जिसका आधा रीजन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, आधा रीजन आउटवर्ड। ये थर्ड पार्ट एंड दिस वन इज फोर्थ। स्क्वायर कंडक्टिंग लूप को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यू नो द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ is BVL. So can I say that total induced EMF is the sum of induced EMF produced by the 4 sides? That will be E1 plus E2 plus E3 plus E4. But the condition for the induced EMF to be produced is that B vector must be perpendicular to V vector and that must be perpendicular to L vector. ऐसा सेटअप होगा कहीं तभी जाके इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हमें पहली साइड की जो होता जाओ, फर्स्ट साइड जिसका मैग्नेटिक फील्ड it is magnetic field is perpendicular outward in velocity x axis square, and velocity v vector is along x axis, magnetic field is perpendicular outward and length is along y axis। बराबर है, तो इसका हो जाएगा बी वी एल। सेकेंड साइड देखो तो इसमें तो लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इसका इंड्यूस ईएमएफ आएगा। थर्ड साइड देखो, सेम लेंथ y एक्सिस पर वेलोसिटी x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस, तो इसका भी बीवीएल आएगा। और फोर्थ साइड में सेम जीरो। टोटल आंसर दो साइड्स प्रोड्यूस करेंगे, दोनों का बीवीएल बीवीएल दोनों का मिला के 2 टाइम्स बीवीएल हो जाएगा। चेक करो ऐसा आंसर दिया गया है। Is this the answer which is given? All of you clear with this? How it comes out to be 2 times of BVL? क्या अनिल भाई वापस क्यों एक्सप्लेन करो, क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या सर दिक्कत वो है? थोड़ा नेट इश्यू था इसलिए समझ नहीं आया। Okay. We are having the square conducting loop. You can consider that the square conducting loop is made up of 4 conducting wires, each of same length L. Here in this diagram, it is provided that the velocity with which this square conducting loop is moving it along a positive x-axis. The plane of a square conducting loop is along y-axis, and the magnetic field is in a 2 different region in 2 different directions. जो एक्सिस है इसका, इसके लेफ्ट साइड पे वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड है और राइट साइड पे परपेंडिकुलर इनवर्ड। The reason to produce the induced EMF over here is a motion, and such induced EMF is called motional EMF, that we know. So dividing this square loop in a 4 sides, the total induced EMF will be the sum of E1 plus E2 plus E3 plus E4। फॉर्मूला बीवीएल होता है इंड्यूस ये मोशनल ईएमएफ का, बट कंडीशन इज दैट बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी एंड दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर एल होना चाहिए। फर्स्ट साइड की बात करें जहां पे मैंने 1 लिख के रखा है, वो y एक्सिस पे है साइड, वेलोसिटी x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस, એટલે એનું BVL। सेकंड साइड की बात करें तो वेलोसिटी भी x एक्सिस, लेंथ भी x एक्सिस, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। थर्ड साइड की बात करें तो लेंथ y एक्सिस, वेलोसिटी x एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस, तो इसका भी BVL हो जाएगा।
सर ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट और थर्ड साइड दोनों ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है तो एक का प्लस बीवीएल दूसरे का माइनस बीवीएल तो मिला के जीरो हो जाना चाहिए, ऐसा भी डाउट आपके दिमाग में आएगा। पर इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप करंट के टर्म में कंसीडर करो, કરંટ ઇઝ ફ્લોઈંગ તો એકમાં કરંટ અપવર્ડ જાય ને એકમાં કરંટ ડાઉનવર્ડ આવે, એટલે બેવનો કરંટ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં આવે એટલે બે ઓપોઝિટ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ છે એટલે કેન્સલ ના કરે, બે એકબીજાને એડ કરે. Their answer is 2BVL. Are you clear with this now? Should I proceed with next one? Should I proceed with next one? Okay. આખું એક જ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ હોત તો ટોટલ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ એક ही डायरेक्शन में होता तो आंसर क्या आता? So I want answer from your side. जैसे इसमें आधा रीजन इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है, आधा रीजन आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में है, जब पूरा लूप एक ही मैग्नेटिक फील्ड रीजन में होता तो आंसर विल बी वेरी गुड, इट विल बी जीरो. तो પછી એકબીજાને કેન્સલ કરી દે, નલિફાઈ કરી દે. यस. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. क्या है सेकंड में? द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil is phi is equal to 60 square minus phi t plus 1. It's a magnetic flux linked with a coil which is given. अगर phi is in a Weber, टाइम t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे हमें करंट चाहिए, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया, तो करंट चाहिए तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाइव बाई डी टी. सर यहाँ पे क्यों आपने डी फाइव बाई डी टी यूज किया, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी क्यों नहीं यूज किया? तो मैंने जब ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तभी भी आपको बोला था इट मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी फाइव बाई डी टी करवानो, चेंज ले तो डेल्टा लेवानो. It will be d by dt of 6t square minus 5t plus 1. Then this epsilon will become 6t square का डिफरेंशिएशन करोगे तो 12t हो जाएगा, माइनस 5t का 5 और 1 का तो 0. We want at time t equal to 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड डालेंगे इसमें तो the magnitude of induced EMF will become 12 into 0.5 minus 5. 12 into 0.5 करने से आपको 6 मिलेगा, 6 में से 5 माइनस कर दोगे सो इट विल बी 1 वोल्ट. बराबर. अभी आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू है, आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, so you can find out the induced current. We know that epsilon is higher, hence I can be written as induced EMF, that is 1 upon resistance, that is 10, so it will be 0.1. मैं कोई बोल रहा है कि ये असाइनमेंट आप शेयर कर दोगे, असाइनमेंट क्या शेयर करने की जरूरत है, ऑलरेडी आपको दिया गया है ना ये असाइनमेंट, तो हार्ड कॉपी आपको मिली है ना कि नहीं? तो स्टिल इफ यू वांट आई कैन शेयर इट. चलो ये लिख लो.
हो जाए तो बोलो। ओके, yes, then proceeding with third. थर्ड क्वेश्चन में ऐसा दिया है, there is a coil which is having a surface area of 100 centimeter square. 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। हैविंग 50 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 50 होगी, and perpendicular to the magnetic field intensity of, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू दिया है 0.02 वीबर पर मीटर स्क्वायर। The resistance of the coil is 2 ohm. If it is removed from the magnetic field, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है in a time interval of 1 second, then what is the induced charge? Induced charge मतलब डेल्टा क्यू फाइंड करना पड़ेगा, प्रोसीजर तो सब में एक ही होता है, इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, करंट फाइंड करो એટલે चार्ज મળે। बट व्हाट इज द रिस्पांसिबल फैक्टर ओवर हियर टू प्रोड्यूस इंड्यूस डीएमएफ? पहले कोई मेरे को ये बताएगा तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे ये इंड्यूस डीएमएफ जनरेट हुआ है? कॉइल को तो परपेंडिकुलर रखा है, मतलब एरिया मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल आ गया। यस, वेरी गुड निधि। Asta is also the correct answer. Yes, Haley, you are also correct. Sakshi also correct. Good. Ansh also given a correct answer. रिमूव कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, एंड दैट इज अ रिस्पांसिबल रीजन व्हाई द इंड्यूस्ड डीएमएफ प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। तो इंड्यूस्ड डीएमएफ का तो फॉर्मूला हम जानते हैं, इज माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी, बराबर। तो दैट विल बी माइनस एन, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा। तो फाइनल तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया, तो फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो गया, वी कैन से दैट E इज माइनस एन फाई जीरो, तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए। सर केम बी इंटू ए? बिकॉज थीटा जीरो होगा क्योंकि कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर, थीटा इज जीरो अपॉन डेल। मेरे को इसको चार्ज के टर्म में लाना है, तो एप्सिलॉन की जगह पे, ई की जगह पे, इंड्यूस ईएमएफ की जगह पे मैं आई आर लिख सकता हूँ। आई आर इज इक्वल टू, आरएचएस को सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस एन बी जीरो में इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड ए बाय डेल्टा टी हो जाएगा। इसको चार्ज के टर्म में लाना है, तो आपको करंट का फॉर्मूला आता है ना चार्ज के टर्म में, एज आई इज डेल क्यू बाय डेल टी, आर इज एन बी ओ ए अपॉन डेल्टा टी उड़ाई दे। આવું તો બહુ મજા આવે ઉડાવવાની। તો ડેલ્ટા ક્યू, number of turns, initial magnetic field, area upon resistance, putting values 50, magnetic field 0.02,
10 to the power minus 2 का एरिया अपॉन टाइम इंटरवल 1 से, अरे रेजिस्टेंस सॉरी 2, ये तो 0.01 हो जाएगा. It will be 5 into 10 to the power minus 3. So 5 millicoulomb लोग कितने चार. Do all of you are getting with this? Five millicoulomb will be your answer. लिख लो चलो. Yes, completed. क्या दिया है? There is a square conducting coil. There is a square conducting coil जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसको आप 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर बोल सकते. Is placed normally inside a uniform magnetic field. So this is placed normally inside the magnetic field of magnitude 10 to the power 3 Weber per meter square. Magnetic flux linked with it define करना. So square conducting coil is placed perpendicular to the magnetic field. मतलब ये coil और ये magnetic field एक दूसरे से perpendicular होगा. So what will be the angle between the area vector and B vector? थीटा कितना થઈ જાય? 0. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? यस, फ्लक्स का फॉर्मूला yes is BA cos theta. I am equal to BA. So it will be 10 to the power 3 का मैग्नेटिक फील्ड और 10 to the power minus 2 का एरिया. दोनों का मिला के आंसर आ जाएगा 10 वीबर. ऐसा कोई आंसर है क्या? यस, इट्स ऑप्शन ए.
चलो लिख लो। completed. So this was question number 8. Now proceeding with 9. क्या है 9th में? The distance between two extreme points wings of aeroplane is 50 meter. बोला? So the distance between two extreme points of two wings of aeroplane is 50 meter. तो ये distance को मैं y बोल देता हूँ, l बोल देता हूँ, जो भी आपको लिखना है समझो। Wings के दो extreme points. आगे. It is flying at a speed of 360 km per hour in horizontal direction. So distance हो गया y z axis पे. Extreme points એટલે એરોપ્લેન ના જે wings હોય આવી રીતે इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस आप कंसीडर करने जाओगे तो ये डायरेक्शन है बराबर एक्सट्रीम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस हो गया z एक्सिस कितना दिया है दिस डिस्टेंस इज गिवन एज l बोल देते हैं शायद तो इसको 50 meters. This aeroplane is flying in a horizontal direction मतलब ये velocity horizontal direction that is 360 kilometer per hour. किलोमीटर पर आवर तो चलेगा नहीं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा that will be 360 2000 upon 3600 या 5/18 से कर दो तो भी चलेगा चॉइस योर्स so this will be 100 meters per second horizontal direction बराबर आगे दिया गया है if the vertical component of earth's magnetic field એટલે y axis પર આવે ને direct this vertical component of magnetic field bv is 2 into 10 to the power minus 4 weber per meter square बराबर then what will be the induced EMF बताओ क्या हो जाएगा induced EMF
बोलो बोलो। यस, इट इज बी एल वी, मोस्टल ईएमएफ ही हो जाएगा ना। तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बी, वी और एल तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बीवी देखो वाई एक्सिस पे, लेंथ देखो जेड एक्सिस पे, वेलोसिटी देखो एक्स एक्सिस पे, तो यस इट इज सेटिस्फाइड। So it will be 2 into 10 to the power minus 4 vertical component. Velocity, that is 100. And length, that is 50. Now solve it. And what is your answer? Yes. ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 1 वोल्ट वाला? ओके। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नेटिक साइन को नहीं लेते हैं। ए ऑप्शन છે, શું ઓપ્શન છે 1 વોલ્ટ વાળો? બી ઓપ્શન। ओके, चलो तो लिख लो। ओके, देन कंप्लीटेड। चलो यस। Then let us take ninth one। नाइन्थ तो देखो 10th करो ना। यस। क्या है 10th में? Conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field। वो मैग्नेटिक फील्ड आपको 0.04 टेस्ला दिया है। With a plane perpendicular to the field। Plane perpendicular to the field मतलब एरिया वेक्टर becomes parallel to the field, theta becomes 0। Somehow the radius of the loop starts shrinking। Shrinking એટલે decrease થવું, અને rate of decrease in radius એટલે dr by dt થઈ ગયું। That is -2 millimeter। Negative side denotes that it is shrinking। Thus it is -2 into 10 to the power -3 meters per second। Negative sign shows that it is shrinking, compressing। Yes। Find out the induced EMF when radius is 2 centimeter। જ્યારે radius 2 centimeter था, that is 2 into 10 to the power -2 meters। तब आप induced EMF फाइंड करके दो। So what is the responsible factor over here to produce an induced EMF? Yes, very good।
रेडियस चेंज होगा मतलब एरिया चेंज होगा, और एरिया चेंज होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा। तो एप्सिलॉन इज माइनस डी फाइव बाई डी, दैट विल बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ थीटा तो जीरो है, तो फ्लक्स इज बी इंटू ए को मैं पाया स्क्वायर लिख सकता हूँ। डिफरेंशिएशन उसका होता है जो चेंज होता है, तो पाई कांस्टेंट बी कांस्टेंट माइनस पाई बी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो टू आर आ जाएगा। वी आर टेकिंग अ डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टू आर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ तक पता चला सबको? माइनस बार तू पाई बी कांस्टेंट काट ली तो आर स्क्वायर नो टू आर थेगा, ऊपर वेरिएबल चेंज है तो डी आर बाई डी टी है। Is this clear up to this point? Okay, so proceeding further, epsilon will be minus 2 pi d r dr by d. Plus, now putting values, it will be minus 2. Pi का value 3.14, d का value 0.04. આન્સર પાઈમાં જ જોઈએ છે. Pi માં જોઈએ છે તો pi રહેવા દો. b is 0.04. Radius is 2 into 10 to the power minus 2. And dr by dt ये हो गया माइनस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस। नाउ सॉल्व इट। माइनस माइनस प्लस થઈ જશે। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट इंटू 0.04 करो એટલે 0.32 આવશે। So I think so it is 0.32 pi into 10 to the power minus 5 આવું આવે છે, બરાબર ને? तो इसको आप 3.2 पाई माइक्रोवोल्ट लिख सकते हो। 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा ना? क्लियर? यस क्लियर। तो लिख लो चलो।
Yes, completed. लिख लो सैंपल। यस कंप्लीटेड। तो फिर मैं नकुल सर को बोलता हूँ आगे के करवाए। ये पेज के जितने भी क्वेश्चन है वो तो हो गए सर। ओके। यस चलो, आपको फर्स्ट पेज के तो सारे कोड दे ऐसा लगता है ना, तो भी हम देते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। है क्या वॉलंटियर रीड करने के लिए कोई? 14 क्वेश्चन। Anyone to read 14th question? Yes, Asta. Then Diksha. पहले आस्था रीड कर दो। Diksha. Yes, sir. 14th question. A thin circular ring of area A is held perpendicular to a uniform field of induction B. A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across the ends such that the total resistance of the circuit is R. When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flowing through the galvanometer is. अब देखो, डायग्राम पहले ड्रॉ करके समझते थोड़ा। आपके पास ये एक पहले सर्कुलर रिंग था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, बराबर। अब इससे परपेंडिकुलर, अब देखो अगर ये एरिया है तो हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उससे पैरेलल, मतलब थीटा 0 हो जाएगा, नहीं फ्लक्स लिंक तो होगा। इतना हमें पता चल।
अब क्या हुआ कि कॉइल को यहाँ से मान लीजिए कट कर दिया इधर से, तो अब कॉइल थोड़ा ऐसा हो जाएगा। मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। कट हो गया, और जहां पर कट हुआ ना, वहां पर आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया था। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप इसमें कॉइल में से करंट पास करते हुए आए आपको, और धीरे धीरे, बाय द वे, धीरे धीरे आप इस कॉइल का एरिया रिड्यूस करते जाते हो। मान लीजिए पहले ये एरिया है, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। धीरे 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 ऐसे करते 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 आप इसका एरिया स्क्वीज करके जीरो कर देते हो। एरिया स्क्वीज करते 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 हम एरिया जीरो कर देते हैं। तो आप देखिए ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, कि चार्ज कब होगा लो, जब करंट चेंज होगा या करंट इंड्यूस होगा। करंट कब इंड्यूस होगा, जब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए कौन चेंज हो रहा है यहाँ पर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के लिए यहाँ पर कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है बताओ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, या एरिया चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एंगल के एरिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो थीटा कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, स्क्वीज कर रहे हैं हम रिंग कॉइल को, रिंग को, इसलिए उसका एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बराबर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके आगे आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो एज पर फैराडे लॉ शुरू करेंगे। As per EMF E is equals to delta 1। ठीक है। अब E is equals to minus delta 5। अब that will be B into delta A by delta। बट यार एक प्रॉब्लम आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया क्या, कि एनालिसिस में तो EMF है, हमें तो चार्ज का इक्वेशन चाहिए ना। हाँ नहीं चलेगा ये तो EMF can be written as IR equals to minus B into A into डेल्टा का। अभी भी प्रॉब्लम है क्या, हमें चार्ज चाहिए, चार्ज तो है नहीं। तो करंट की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर इक्वल्स टू माइनस बी इंटू, यहाँ पे डेल्टा ए आना चाहिए, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। दो एलएचएस आरएचएस के डेल्टा टी कैंसिल। तो चार्ज का फॉर्मूला बनाओ ना, तो क्या हो गया, चार्ज माइनस बी डेल्टा ए बाय। अब देखो, तो माइनस बी डेल्टा यानी चेंज, चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो जीरो। फाइनल तो स्क्वीज करके जीरो कर देते हम, और इनिशियल एरिया तो ए था। डेल्टा टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी ए बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज। चेक है, यस और नो। बी है ना, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो जाए तो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं।
आप लोगों को असाइनमेंट तो भेज दिया ना जिगर सर ने, तो फिर मैं व्हाइट स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, वो अच्छा रहेगा। आप लोगों का हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में से रीड कर लें। ये फिर 14th क्वेश्चन था, हो गया कंप्लीट। ओके ओके फाइन, लिखो। चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराओ। तो आपको लिस्ट मिला पहले, मैंने लिस्ट भेज दिया, आपको मिल जाएगा। लिस्ट मिल जाता है तो फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। टेस्ट कब है आपका? ट्यूसडे। तो कल सेशन आएगा ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आएगा। मंडे होता है हमारा सेशन? नहीं? ओके फाइन। चलिए हो गया, मैं व्हाइट बोर्ड ही शेयर कर देता हूँ। यस, चलो दीक्षा, 15th क्वेश्चन। And yes, dear students, please mark this 15th question as important. चलो दीक्षा, रीड करो 15। The question number 13. नहीं 15th, 1 Okay. 5 15। Question number 15. A magnet is moving towards a coil along its axis, and the EMF induced in a coil is तो 15th में ऐसा है, coil is moving towards a bar magnet. A bar magnet is moving towards a coil, ऐसा होगा। तो ये coil है और ये मान लो बार मैग्नेट नॉर्थ और साउथ। जब मूव करेगा वेलोसिटी v के साथ, तो कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज ई। बराबर, ऐसा सिचुएशन। ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियली ईएमएफ इंड्यूस का दैट इज ई। बराबर, ये क्लियर सबको? चलो इतना क्लियर। पर अभी क्या है आगे, तो अब देखो, अब है ना, बार मैग्नेट तो मूव करता ही था कुछ वेलोसिटी v के साथ, लेकिन अब कॉइल भी बार मैग्नेट के टूवर्ड्स जा रहा था कि अवे? दीक्षा, टूवर्ड्स है कि अवे है? towards the magnet. टूवर्ड्स द मैग्नेट, मतलब बराबर। वो भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यार अब Yes. तो आपको 11 का एक कंसेप्ट याद आना चाहिए। when two or more than two objects are there and they are moving with some velocity, which concept is introduced? दो ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में होते हैं कि दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं, तो कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं? यस, साक्षी का आंसर सही है, दैट्स ग्रेट। बोलो, कौन सा कंसेप्ट हम यूज करते हैं? करेक्ट आंसर इज रिलेटिव वेलोसिटी।
यस, और फिर आपको ये भी आना चाहिए यार कि रिलेटिव वेलोसिटी में जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जब जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? प्लस होता है, यानी कि ऐड होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी से अभी हमारा फाइनली नया ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो अब देखो ईएमएफ हो जाएगा ई डैश इज बी एल टू वी। अब हम जानते हैं ऊपर से कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। नए केस में वेलोसिटी डबल हो गया तो नया ईएमएफ भी कितना हो गया? डबल। समझ में आया सबको? एंड इम्पोर्टेंट अवे, तो अवे के लिए क्या होगा बोलो? कोई आंसर? Yes, Harshit bhai, you are correct. And why you are using question mark? Correct answer is zero. क्योंकि जब अवे अगर हम कहते हैं, अवे अगर हम जब कहते हैं, तो मतलब दो ऑब्जेक्ट्स कॉइल और बार मैग्नेट दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी का होता है सबट्रैक्शन। तो v माइनस वी हो जाएगा जीरो, तो आपका नेट ईएमएफ के टोटल ईएमएफ आ जाएगा जीरो। तो क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है दीक्षा? जीरो वाला कोई ऑप्शन है? नहीं है? ओ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो टू ई वाला ऑप्शन कब आएगा? जब दोनों कॉइल्स एक दूसरे कॉइल, और दोनों कॉइल नहीं, कॉइल और बार मैग्नेट मूव करेंगे टू सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा जीरो। ये सबको समझ में आया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आस्था जी क्या रिपीट करना है बोलो, मैं कर देता हूँ। इधर अनम्यूट होकर पूछो व्हेन इट विल बी जीरो। अब चलो मैं पूरा लिख कर ही बता दूं। ये तो क्लियर है ना कि टू ही कब आएगा? टू ही कैसा है वो तो क्लियर। ओके, तो जीरो कब होगा वो बता देता हूँ। जीरो, ये एरो टूवर्ड्स नहीं होगा, वही डायरेक्शन में कॉइल जाएगा, इससे अवे जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी हो जाएगा, यानी जीरो। तो नया इंड्यूस ईएमएफ आपका आ जाएगा। बोलो अभी क्लियर? क्लियर, चलो फाइन। चलो तो नया क्वेश्चन लिखना बाकी है आपका, तो लिख लो। चलिए लिख लिया सबने? वन मिनट को कंप्लीटेड। चलिए इसके बाद वाला एक 16th एमसीक्यू मैं करवा लेता हूँ, फिर आपको चैप्टर 5 के लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में समझा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि कल तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। मंडे है नहीं सेशन, ट्यूसडे तो आपका टेस्ट है।
चलिए तो नया स्लाइड आ जाएगा 16th क्वेश्चन पर अभी। यस दीक्षा, 16th क्वेश्चन प्लीज। दीक्षा इज देयर? Yes, sir. Question number 16. A rod of 5 meter length is moving perpendicular to uniform magnetic field of intensity 2 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square. If the acceleration of rod is 2 meter per second square, the rate of increase of the induced EMF is लास्ट वाला डेटा क्या था? लेंथ 5 मीटर आपने बताया, मैग्नेटिक फील्ड 2 into 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। लास्ट डेटा क्या था? acceleration of rod is 2 meter per second square. और फाइंड क्या करना है हमें? Rate of increase of the induced EMF. रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ यानी डीई बाय dt। अरे ये आपको करवाया था एक्सटर्न में। एज पर फैराडेज लॉ ईएमएफ होता है माइनस बीएलवी, बराबर है। अभी इसी इक्वेशन को आप दोनों साइड डेरिवेट कर दोगे तो देखो एलएचएस में तो आपको जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन आरएचएस में डेरिवेटिव किसका लेना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, लेंथ भी कांस्टेंट होता है, तो बचा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगर आप टाइम के साथ लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो दिस विल बी नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो आपको देगा एक्सेलरेशन। तो माइनस बी एल ए आना चाहिए, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो तो डीई बाय dt, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो नहीं, डिक्रीज नहीं, अपोजिट। हाँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ लेंसेज लॉ। दैट्स इट। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें क्या? 2 into 10⁻³ वोल्ट पर सेकेंड है। ऐसा कोई ऑप्शन 2 into 10⁻³ है कि 20 के टर्म्स में है? चेक करो। 20 के टर्म्स में होगा तो आपका आंसर ही आ जाएगा 20 into 10⁻⁴ वोल्ट पर सेकेंड। क्या है ऑप्शन, कौन सा है? लिख लो। चलो ये हो जाए फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा देता हूँ। बी ऑप्शन है वत्सला। ओके फाइन। दीपेन भाई वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। आज आपको मिल जाएगा लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले आपको कौन कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए, वेटेज के लिए कितना कंटेंट लिखना है वो मैं बता देता हूँ आपको। कंप्लीटेड।